जो स्टूडेंट्स को हेल्प करता है स्कॉलरशिप कैसे हासिल करे, कैसे उसका प्रोसेस करे, ये सारी चीज़ें बताने और प्रॉपर एक गाइडेंस देने के लिए। आवाज़ आ रही है मेरी पीछे तक? ओके। सो आज यहाँ पर आपको बहुत सारी स्कॉलरशिप की इंफॉर्मेशन मिलेगी, जो कि गवर्नमेंट स्कॉलरशिप हो सकती है, CSR स्कॉलरशिप हो सकती है। गवर्नमेंट में भी बहुत सारे बाइफर्केशंस है जो आपको प्रॉपरली नोट डाउन करने होंगे और आपको देखना होगा कि आपके कोर्स के अकॉर्डिंग, आपकी एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग कौन सी स्कॉलरशिप है जिसमें आप अप्लाई कर सकते हो। मैं आपको बहुत सारी स्कॉलरशिप बताऊंगी, लेकिन आपको देखना है कि आपके लिए कौन सी सूटेबल है। सो इसीलिए पूरा अच्छे से समझना, जहां पर भी डाउट आए पूछना, एंड नोट्स बनाओगे तो बेहतर है। इसको नेक्स्ट कैसे करेंगे? ओके, सो ये हम कुछ गाइडेंस सेंटर्स रन करते हैं ऑल ओवर दी मुंबई। सो उसमें से एक गाइडेंस सेंटर है मुमरा में। मुमरा इज इन ठाणे। सो मुमरा का गाइडेंस सेंटर का लास्ट एकेडमिक ईयर का ये अमाउंट है कि 42.66 लाख रुपीज जनरेट हुआ है, and we just provided the guidance to the students and also the form filling assistance. So ऐसे ही हम क्या कर सकते हैं कि जो भी यहाँ पर आपके नियर बाय गाइडेंस सेंटर या फिर यहाँ पर ही अगर स्टार्ट होता है, या फिर ऐसा ही एक गाइडेंस सेंटर अनफाल फाउंडेशन का भी है जो कि मसगांव में है। तो वहाँ पर भी आप विजिट कर सकते हो, जो भी आपके नियर बाय गाइडेंस सेंटर्स हमारे रन हो रहे हैं, और वहाँ से आप ये असिस्टेंस ले सकते हो और अपनी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो पहले ये समझते हैं कि स्कॉलरशिप किसके लिए होती है, कौन सी कोर्सेस है, कौन सी फील्ड है जिसके लिए स्कॉलरशिप होती है। कोई आइडिया है? ये सारे कोर्सेज जो लिस्टेड है उन सबके लिए स्कॉलरशिप होगी, या सिर्फ साइंस वालों को स्कॉलरशिप मिलती है? राइट। तो साइंस हो, कॉमर्स हो, आर्ट्स हो, जो भी आपका कोर्स है सबके लिए स्कॉलरशिप अवेलेबल है। इवन डिप्लोमा भी है तो भी स्कॉलरशिप अवेलेबल है। कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है जिसपे हमें ध्यान देना है। मेजर डॉक्यूमेंट्स हम डिटेल में देखेंगे। बाकी जो डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है वो है आपकी मार्कशीट, आधार कार्ड, फोटो, ये आपके कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट्स है। लेकिन जो इम्पोर्टेंट है वो है इनकम सर्टिफिकेट। सबसे मेजर डॉक्यूमेंट है इनकम सर्टिफिकेट। इनकम सर्टिफिकेट अगर आपके पास नहीं है तो आप कोई भी स्कॉलरशिप में अप्लाई नहीं कर सकते हो, चाहे फिर वो गवर्नमेंट हो, चाहे फिर वो CSR हो। सो इनकम सर्टिफिकेट इज वन ऑफ द मेजर डॉक्यूमेंट। ये डॉक्यूमेंट आपको कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से बनाना है। अब कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का मतलब क्या होगा तहसील ऑफिस हो गया, तहसीलदार जो होते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, कलेक्टर ऑफिस। तो ये सारी जगहों से आपको ये इनकम सर्टिफिकेट बनाना है। आप अगर नगर आपके कॉर्पोरेटर का लेके आओगे या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन से लेके आओगे तो वो वैलिड नहीं है। सो आपको इनकम सर्टिफिकेट या कोई भी बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स जो लिस्टेड है वो आपको कॉम्पिटेंट अथॉरिटी आपके तहसील ऑफिस से ही बनाना है। और यहाँ का तहसीलदार ऑफिस आई गेस पद्मावती नगर, काशीमीरा के साइड भाईंदर है। सो इनकम सर्टिफिकेट क्या होता है? आपकी एनुअल फैमिली इनकम का प्रूफ होता है, और ये 1 साल का भी बनता है और 3 साल का भी बनता है। इसकी वैलिडिटी जो होती है वो 1 साल की भी होती है, 3 साल की भी होती है। हमें जो इनकम सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट है स्कॉलरशिप के लिए वो 1 साल वाला है। सो आपको हर साल उसको स्कॉलरशिप में अप्लाई करने के लिए रिन्यू करना रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट इज डोमिसाइल सर्टिफिकेट। डोमिसाइल सर्टिफिकेट ये बताता है कि आप लास्ट 15 ईयर्स से उस पर्टिकुलर स्टेट में रह रहे हो, यानी आप महाराष्ट्र स्टेट में रह रहे हो। वो डिपेंड करता है स्कीम्स पे, अलग अलग स्कीम्स का अलग अलग क्राइटेरिया है। हाँ, ITR आप बोल सकते हो, लेकिन ITR भी यहाँ पर वैलिड नहीं होता है, आपको इनकम सर्टिफिकेट ही देना होता है। हाँ, लेकिन इनकम सर्टिफिकेट बनाने के लिए आपको यहाँ पर ये तहसील ऑफिस में, भाईंदर वाली तहसील ऑफिस में ITR बनाने बोलेंगे। ऐसे ITR की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। जैसे थाने में अगर आप विजिट करोगे तो ITR नहीं लगता है, यहाँ पर वेस्टर्न साइड में आपको ITR बनाने बोलते हैं। नहीं, वो डिपेंड करता है और वेरी करता है स्कीम्स टू स्कीम। लेकिन हमारे पास जो गवर्नमेंट स्कॉलरशिप है उसमें बहुत लिमिट है, तो वो हो जाता है।
सो डोमिसाइल सर्टिफिकेट इज लास्ट 15 ईयर्स में आप पर्टिकुलर स्टेट में रह रहे हो, आप महाराष्ट्र स्टेट में रह रहे हो तो आप डोमिसाइल सर्टिफिकेट अगर बनाओगे यहाँ का महाराष्ट्र का, तो आप ये बताओगे कि उससे आप लास्ट 15 ईयर्स से यहीं पर रह रहे हो। सो इसके लिए आपको लास्ट 10 ईयर्स का प्रूफ शो करना होता है। अब ये डोमिसाइल सर्टिफिकेट क्या होता है कि अगर बच्चा स्टूडेंट जो है वो 18 ईयर्स का हो गया है, 18 ईयर्स अबव है, तो वो डायरेक्टली स्टूडेंट का बनेगा। लेकिन अगर 18 ईयर्स बिलो है तो पहले उसके फादर का बनेगा डोमिसाइल और उनके बेसिस पे स्टूडेंट का बनेगा। तो ऐसा होता है कि 10th हमारी जो है जनरली 16 ईयर्स के एज में होती है। अगर उसके बाद बच्चे को डिप्लोमा करना है डायरेक्टली, तो वो उतना 18 ईयर्स का कंप्लीट नहीं हुआ है। तो पहले उसके फादर का डोमिसाइल बनेगा, देन स्टूडेंट का बनेगा। और अगर जैसे हम 12th के बाद एडमिशन लेने जा रहे हैं डिग्री कोर्सेज के लिए, इंजीनियरिंग मेडिकल के लिए, तो ऑलमोस्ट 18 ईयर्स कंप्लीट हो जाते हैं। तो 18 ईयर्स कंप्लीट होने के बाद डायरेक्टली स्टूडेंट का भी बन सकता है। नेक्स्ट इज ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट और टीएफडब्ल्यूएस। ईडब्ल्यूएस का थोड़ा हम डिटेल में आगे देखेंगे। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट इज काइंड ऑफ रिजर्वेशन जो आपको 10% रिजर्वेशन देता है एडमिशन में और गवर्नमेंट जॉब्स में। एंड टीएफडब्ल्यूएस इज ट्यूशन फीस वेवर स्कीम। इसका बहुत अच्छा बेनिफिट है आपको, जो हम आगे डिटेल में देखेंगे। बैंक अकाउंट, स्टूडेंट का बैंक अकाउंट होना कंपलसरी है, क्योंकि जो भी अमाउंट आता है वो डायरेक्टली स्टूडेंट के अकाउंट में ही आएगा। सो स्टूडेंट का बैंक अकाउंट होगा तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छा है। एंड मार्कशीट, एज आप लास्ट जो आपकी क्लास होगी उसकी जो मार्कशीट होगी वो आपको रिक्वायरमेंट है। ओके, सो स्टूडेंट का बैंक अकाउंट मतलब स्टूडेंट अकाउंट भी ओपन होता है। उसके लिए जरूरी नहीं है कि 18 ईयर्स कंप्लीट हो। सो आप कोई भी बैंक में जाइए, वहां पर आप स्टूडेंट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। कोई भी चलेगी, बट प्रेफरेंस है कि आप गवर्नमेंट बैंक में ही ओपन करें। जैसे कैनरा है, बड़ौदा है, एसबीआई, महाराष्ट्र। सो गवर्नमेंट होगी तो बिकॉज आगे जाके गवर्नमेंट के कुछ अगर चेंजेस होते हैं तो उससे अफेक्ट ना हो, इसलिए पहले ही हम गवर्नमेंट के बैंक में ओपन करेंगे तो बेहतर है। माइनर स्टूडेंट अकाउंट, हाँ। सो हम पहले सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप देखेंगे, देन स्टेट गवर्नमेंट, देन कुछ रिजर्वेशंस देखेंगे जैसे ईडब्ल्यूएस और टीएफडब्ल्यूएस, एंड देन फाइनली सीएसआर। सेंट्रल गवर्नमेंट की जो स्कॉलरशिप है वो पैन इंडिया होती है। लाइक ऑल इंडिया के स्टूडेंट्स जो है वो अप्लाई कर सकते हैं इरिस्पेक्टिव ऑफ द स्टेट्स। सो ये एक नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल करके है, वहाँ पर ये स्कॉलरशिप के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। और इसका कुछ होम पेज ऐसे दिखता है। देन इसमें कुछ स्कॉलरशिप्स है जो आपको जानना जरूरी है, बट क्योंकि हम महाराष्ट्र स्टेट में रह रहे हैं तो हमारे लिए बेहतर होगा कि हम महाराष्ट्र गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप अप्लाई करें। वो क्यों बेहतर है आपको वो समझेगा अभी थोड़ा जब हम महाराष्ट्र स्टेट का देखेंगे। बट यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से सेंट्रल सेक्टर स्कीम होती है। तो 12th के बाद जो बच्चे अराउंड 65, 12th में 65-70 अबव लाते हैं परसेंटेज, उनके लिए स्कॉलरशिप है। 4.5 लाख से कम अगर आपकी एनुअल इनकम है तो आपको बैचलर कोर्सेज में 12,000 पर ईयर और मास्टर कोर्सेज के लिए 20,000 पर ईयर एज एन स्कॉलरशिप अमाउंट मिलता है। बट स्टिल हमारे लिए, क्योंकि हम महाराष्ट्र स्टेट से हैं, तो हमारे लिए स्टिल ये इतना हेल्पफुल नहीं है। बट बाकी अगर दूसरे स्टेट्स के स्टूडेंट्स हैं तो उनके लिए डेफिनेटली ये अप्लाई कर सकते हैं। AICTE के अंदर कुछ स्कीम्स आती है, ये NSP पोर्टल पे ही अलग अलग डिपार्टमेंट है, तो उसमें से एक डिपार्टमेंट है AICTE। AICTE इज ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। सो इसमें सक्षम और स्वनाथ। सक्षम इज फॉर स्पेशली एबल्ड स्टूडेंट्स जो टेक्निकल डिप्लोमा या डिग्री कर रहे हैं और उनको 50,000 पर ईयर का अमाउंट दिया जाता है। एंड स्वनाथ इज फॉर ऑर्फन्स। सो ऑर्फन्स है और वो अगर टेक्निकल डिग्री या डिप्लोमा में एडमिशन ली है तो उनके लिए भी 50,000 पर ईयर का अमाउंट दिया जाता है। देन प्रगति है, प्रगति इज फॉर गर्ल चाइल्ड। सो ये अगेन डिग्री डिप्लोमा कर रही है कोई गर्ल स्टूडेंट, सो उसके लिए स्कॉलरशिप है एंड इसमें टोटल 50,000 पर ईयर का ही अमाउंट दिया जाता है। और ये हाँ पर फैमिली, अगर एक फैमिली है उसमें से एक।
ये इसमें आपने देखा है कि मैक्सिमम अमाउंट जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का वो 50,000 तक ही रेंज कर रहा है, 50,000 पर ईयर। बट इसका थोड़ा सा हम प्रोसेस देखते हैं कि आपको एज यूजुअल आपका फॉर्म का वेबसाइट पे जाना है, लॉग इन करना है, फॉर्म फिल करना है, उसका प्रिंट आउट लेना है, आपके डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं और आपको कॉलेज में सबमिट करना है। अब ये जैसे जैसे प्रोसेस आगे जाएगा वैसे वैसे आपको एसएमएस आएगा जो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा। जो आपने वेबसाइट पे मोबाइल नंबर रजिस्टर किया है वही मोबाइल नंबर पे आपको एसएमएस आएगा कि आपका जो फॉर्म है वो कॉलेज लेवल पे वेरीफाई हुआ है, देन डिस्ट्रिक्ट लेवल पे वेरीफाई हुआ है, देन स्टेट लेवल पे वेरीफाई हुआ है। तो ऐसे जैसे आगे जाएगा आपको एसएमएस आएगा। तो राउंड द ईयर आपको जो आपका मोबाइल नंबर है वो चेंज नहीं करना है। अगर आप चेंज करते हो तो आपको ये चीजें पता नहीं चलेगी, क्योंकि कभी अगर रिजेक्ट होता है फॉर्म कोई रीजन की वजह से तो वो भी एसएमएस के थ्रू आपको बताया जाता है। एंड 7 डेज का विंडो होता है जहां पर आप एडिट करके फॉर्म रीसबमिट कर सकते हो। तो ये एक इम्पॉर्टेंट है कि आपको मोबाइल नंबर चेंज नहीं करना है, एक्टिव रखना है। एक स्कॉलरशिप है इंस्पायर, सेंट्रल गवर्नमेंट की इतनी ही स्कीम्स थी जो हमारे लिए हेल्पफुल हो सकती थी। अब इंस्पायर स्कॉलरशिप वो है जो टॉप 1% स्टूडेंट्स को मिलती है और आगे वो बैचलर जो है वो नेचुरल या बेसिक साइंस में करते हैं। तो टॉप 1% का मतलब क्या होता है? 12th में टॉप 1%, क्लास 12th में टॉप 1% मतलब अगर 1 लाख बच्चे एग्जाम दे रहे हैं तो उसमें से जो टॉप 1000 स्टूडेंट्स हो गए वो होगा 1%। 1 लाख में से टॉप 1000 जो हो गए वो होगा 1%। तो वो 1% स्टूडेंट्स जो है वो इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल है अगर वो आगे जाके जो बीएससी इन नेचुरल या बेसिक साइंस का कोर्स करते हैं तो। ठीक है, बीएससी इन नेचुरल या बेसिक साइंस मतलब क्या होता है? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स सुना है। इसके अलावा और 21 कोर्सेस यानी 25 कोर्सेस है, 25 सब्जेक्ट्स है टोटल, जिसमें आप बीएससी नेचुरल साइंस या बेसिक साइंस कर सकते हो। सो वो ओशनोलॉजी हो गया, मरीन हो गया, फिर जियोलॉजी हो गया, ऐसे बहुत सारे, माइक्रोबायोलॉजी है, तो ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट्स है जिसमें आप बीएससी नेचुरल साइंस कर सकते हो। और इसका जो अमाउंट है वो 80,000 पर ईयर मिलता है फॉर 5 ईयर्स, यानी इसमें आपका बीएससी भी कवर हो रहा है, आपका एमएससी भी कवर हो रहा है। तो ये 80,000 पर ईयर मिलता है फॉर 5 ईयर्स। अब इतना गवर्नमेंट क्यों दे रही है? यस, सो हार्डली टॉप 1% में आए हैं तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट कॉलेज इजीली मिल सकता है, तो उसकी फीस तो सिर्फ 8,000 समथिंग अराउंड होगी, 10,000 पर ईयर, लेकिन 80,000 दे रही है। सो टू प्रमोट रिसर्च, इसीलिए क्योंकि बच्चों को क्या है कि 12th के बाद वो जो इंजीनियरिंग और मेडिकल का क्रेज है उसी तरफ भागना है। तो बच्चों को रिसर्च की तरफ लेके आने के लिए ये इनिशिएटिव था कि 80,000 पर ईयर का अमाउंट दिया जाता है सो दैट वो रिसर्च में उनके प्रोजेक्ट्स में हेल्प करे। कोई भी रिक्वायरमेंट होगा पूरा 5 ईयर्स में तो वो अपने रिक्वायरमेंट जो है इस अमाउंट के थ्रू कवर कर सकते हैं। सो इट इज अराउंड 4 लाख फॉर 5 ईयर्स। नहीं, क्लास 12th में टॉप 1%, हाँ 12th के बाद से टॉप 1% आना चाहिए और बेसिक साइंसेस। सो ये कुछ और स्टूडेंट्स भी होते हैं जैसे कि टॉप 10,000 रैंक अगर नीट में लाते हैं, जेडबलई में लाते हैं, नीट जेडबलई एडवांस मेंस, इसके भी टॉप 10,000 रैंक में अगर आ रहे हैं, केवीपीवाई है, आइसर नाइसर के एग्जाम्स है, तो जो टॉप एग्जाम्स है एंट्रेंस एग्जाम इसमें अगर ला रहे हैं तो उनको भी ये स्कॉलरशिप मिलती है, लेकिन कंडीशन वही है कि आगे रिसर्च में जाना है, बीएससी नेचुरल साइंस। सो अभी तक आपने सेंट्रल गवर्नमेंट देखा, देन एक इंस्पायर की स्कॉलरशिप देखा। इंस्पायर की स्कॉलरशिप की अलग वेबसाइट है जो यहाँ पर मेंशन थी। देन अभी हम आते हैं स्टेट गवर्नमेंट पे। स्टेट गवर्नमेंट में हम महाराष्ट्र स्टेट का स्पेसिफिकली देखेंगे। सो ये ऐसा होम पेज है जो आप वेबसाइट पे जाओगे तो आपको दिखेगा। इसमें कुछ स्कीम्स के बारे में सुना है आपने? गर्ल्स की एजुकेशन फ्री कर दी गई है, ऐसा कुछ? नहीं। सो ये एक स्कीम है राजर्षि छत्रपति शाहू महाराज शिक्षण शुल्क शिष्यावृत्ति योजना, इसको ईबीसी के नाम से जानते हैं। ईबीसी क्या है? इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास।
इसमें क्या होता है, जो गर्ल स्टूडेंट है उसको 100% ऑफ ट्यूशन फीस एंड 100% एग्जाम फीस दी जाती है। जो बॉय है, मेल स्टूडेंट है, उसको 50% ऑफ ट्यूशन फीस एंड 50% ऑफ एग्जाम फीस दी जाती है। अब ये कौन से कोर्सेज के लिए दी जाती है? ये सारी ग्रेजुएशन की स्कॉलरशिप है। 12th तक गवर्नमेंट स्कॉलरशिप नहीं है। 12th तक आपको CSR स्कॉलरशिप में अप्लाई कर सकते हो, जो हम आगे देखेंगे। 12th के बाद ये गवर्नमेंट स्कॉलरशिप्स है जो आप अप्लाई कर सकते हो और काफी हेल्पफुल है बिकॉज आपकी पूरी फीस ऑलमोस्ट कवर हो जाती है। ये लास्ट ईयर तक सिर्फ प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए थी। अब लास्ट ईयर से ये प्रोफेशनल, नॉन प्रोफेशनल, आप कोई भी कोर्स करो, जैसे आप कोई भी स्ट्रीम ले रहे हो, कोई भी फील्ड ले रहे हो, वैसे कोई भी कोर्स कर रहे हो, आप ये स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो। इसमें अमाउंट वही है, 100% ऑफ ट्यूशन फीस फॉर फीमेल, 50% ऑफ ट्यूशन फीस फॉर मेल स्टूडेंट। इसका क्राइटेरिया है 8 लाख पर एनम। अगर आपका इनकम जो है, एनुअल फैमिली इनकम 8 लाख पर एनम से कम है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। सो ऑलमोस्ट हमारे जो भी स्टूडेंट्स हैं वो मोस्टली एलिजिबल हो जाते हैं इस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग। सो अप्लाई कर सकते हैं। ये इधर एक करेक्शन है कि ये 11 लाख हो गया है। सो ये जो अमाउंट है यहाँ पर 9.1 लाख लिखा है, लेकिन अभी 11 लाख तक का अमाउंट दिया जाता है इस स्कीम के थ्रू। ये 11 लाख का अमाउंट यहाँ पर समझाने का मतलब क्या है कि अगर कोई, फॉर एग्जांपल हम MBBS की स्टूडेंट लेते हैं, कोई डीम्ड यूनिवर्सिटी में उसने एडमिशन लिया है, तो उसका क्या होगा कि टोटल फीस अराउंड DY पाटिल अगर हम देखें तो टोटल फीस 25 लाख समथिंग होगा। ट्यूशन फीस समथिंग अराउंड 20 होगा। तो 20 अगर हम ट्यूशन फीस कंसिडर कर रहे हैं तो उसका हाफ जो है 10 लाख, तो 10 लाख तक भी मेल स्टूडेंट को मिलेगा। एंड वहीं पर अगर फीमेल स्टूडेंट है तो उसको कितना मिलेगा? अप टू, यस, 11 लाख। सो मैक्सिमम 11 लाख ही मिलेगा, चाहे फिर वो गर्ल स्टूडेंट है चाहे फिर वो बॉय स्टूडेंट है। गर्ल स्टूडेंट को भी 11 लाख के ऊपर नहीं मिलेगा, उनका कैप ही 11 लाख है। यस सर। इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास, ये स्कीम का दूसरा नाम जिससे बहुत ज्यादा ये जानी जाती है उसको EBC बोलते हैं, EBC स्कीम। सो इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास मतलब 8 लाख से कम अगर आपकी इनकम है तो आप उसमें कंसिडर किए जाते हैं, तो उसके लिए स्कॉलरशिप है। अब यहाँ पर एक और चीज ध्यान में रखने की है कि कुछ काउंसलर्स जो है उसको EWS से मिक्स कर देते हैं, आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। यस, ये ही था बताने का मकसद कि EBC अलग है और EWS अलग है। EBC एक नहीं, इनकम भी सेम है, मोटिव डिफरेंट है, दोनों का यूसेज डिफरेंट है। सो EBC ये स्कीम है, स्कॉलरशिप स्कीम है, एंड EWS जो है वो रिजर्वेशन है, और ये दोनों क्लब नहीं हो सकते। सो कुछ कॉलेजेस है जो EWS का, जैसे OBC SC ST का अमाउंट जो है, फीस जो है वो कम होती है कुछ कॉलेजेस में, वैसे ही वो लोग EWS का भी फीस कम करते हैं। लेकिन वहां पर काउंसलर्स ये बताते हैं कि अगर आप EWS में रिजर्वेशन के लिए अप्लाई कर रहे हो, अगर आपने EWS सर्टिफिकेट शो नहीं किया तो आपकी फीस कम नहीं होगी, तो जो कि गलत है। आपको अगर स्कॉलरशिप चाहिए तो आपके पास EWS सर्टिफिकेट होना चाहिए, ये भी गलत है। अगर आपको स्कॉलरशिप चाहिए तो आपको EWS सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको इनकम सर्टिफिकेट, आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट है। EWS सर्टिफिकेट आपको स्पेसिफिकली रिजर्वेशन के लिए लगता है, उसका ये स्कॉलरशिप से कोई कनेक्शन नहीं है। हाँ हाँ, बिकॉज दैट इज रिजर्वेशन एंड दिस इज स्कॉलरशिप। ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, अगर आप नोट डाउन करोगे तो बेटर है। क्लियर है इस पे? अब ये जो प्रीवियस वाली स्कॉलरशिप हमने देखे EBC, ये कैप राउंड के थ्रू अगर आपका एडमिशन होता है तो ही आपको मिलेगी। कैप राउंड क्या होता है? सेंट्रलाइज एडमिशन प्रोसेस, जो आप CET, NEET, JEE, इसका जो प्रॉपर काउंसलिंग प्रोसेस होता है, मेरिट लिस्ट 1, मेरिट लिस्ट 2, मेरिट लिस्ट 3, और जो आपको कॉलेज अलॉट हुई है उसके थ्रू आप एडमिशन ले रहे हो, तो आप प्रीवियस स्कॉलरशिप में अप्लाई कर सकते हो। लेकिन इन केस आपका कैप राउंड मिस हो गया या कुछ वजह से नहीं होता और आपने इंस्टीट्यूट लेवल पे एडमिशन लिया है,
हाँ, तो इंस्टीट्यूट लेवल पे अगर आपने एडमिशन लिया है, मैनेजमेंट कोटा नहीं, इंस्टीट्यूट लेवल, तो आप ये स्कॉलरशिप अप्लाई कर सकते हो अगर माइनॉरिटी के स्टूडेंट हो तो, माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हो और इंस्टीट्यूट लेवल पे एडमिशन लिया है, इन केस कोई रीजन की वजह से आपने कैप राउंड मिस कर दिया तो आप ये स्कॉलरशिप अप्लाई कर सकते हो। अब इसमें दो बाइफिकेशन है, एक है डीटीई और एक है डीएमईआर। अब डीएमईआर में सारे मेडिकल कोर्सेज जो भी आप कर रहे हो वो डीएमईआर अप्लाई करेंगे, मेडिकल कोर्सेज के अलावा जो भी स्टूडेंट्स है टेक्निकल एजुकेशन की तरफ वो डीटी अप्लाई करेंगे, एंड अमाउंट दोनों का सेम है 50,000 पर ईयर। अब ये 50,000 और वो सेंट्रल गवर्नमेंट की 50,000 से हम अगर कंपेयर करेंगे तो अगेन आई वुड से कि ये बेटर है। क्यों ऐसा? क्योंकि वहां पर ऑल इंडिया के स्टूडेंट्स अप्लाई कर रहे हैं, आपके चांसेस कम हो जाते हैं स्कॉलरशिप मिलने के, एंड यहाँ पर एक पर्टिकुलर महाराष्ट्र स्टेट के स्टूडेंट्स अप्लाई कर रहे हैं तो आपके चांसेस बढ़ जाते हैं। क्या हमारा सिलेक्शन रहेगा ना, हमको कहाँ करना? हाँ, ये एडमिशन नहीं है ना, ये स्कॉलरशिप है। हाँ हाँ, ऑल इंडिया की स्कॉलरशिप में अप्लाई करोगे तो ऑल इंडिया के बच्चे स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करेंगे, सारे स्टेट से नंबर ज्यादा होगा, तो उसमें से आपका नंबर लगना बहुत कम चांसेस है। यहाँ पर स्टेट के ही कर सकते हैं, स्टेट के बाहर के नहीं। माइनॉरिटी के लिए वो सब के लिए, हाँ ये सिर्फ माइनॉरिटी के लिए, वो सब के लिए, तो ये माइनॉरिटी भी आपका निकल जाता है। हाँ, और फिल्टर हो जाता है। माइनॉरिटी कम्युनिटी क्या होती है इन केस? नेशनल कमीशन एक्ट के अकॉर्डिंग 6 कम्युनिटीज है इंडिया में जो माइनॉरिटी कम्युनिटी मानी जाती है, एंड महाराष्ट्र स्टेट ज्यूज को भी माइनॉरिटी मानता है, तो महाराष्ट्र स्टेट के लिए 7 कम्युनिटीज है। ऑल इंडिया पे 6 है, महाराष्ट्र स्टेट में सिर्फ 7 है, तो 7 कम्युनिटीज इसमें अप्लाई कर सकती है, उसके अलावा नहीं। सो आपको जो गवर्नमेंट स्कॉलरशिप में अप्लाई करना है, महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप में, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है। अब इसमें से हमने ऑलमोस्ट सारे डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप ओबीसी एससी एसटी को बिलोंग करते हो तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट शो करना रहेगा। अगर आप नहीं करते हो जनरल कैटेगरी से, तो आप जनरल कैटेगरी की स्कॉलरशिप के लिए कुछ आपको डॉक्यूमेंट्स कास्ट सर्टिफिकेट का शो नहीं करना है। देन अगर आप हॉस्टल में हो तो आपको हॉस्टल डिटेल्स भी अपलोड करनी रहेगी। देन आपका मार्कशीट, जो आपके एंट्रेंस एग्जाम का मार्कशीट है, स्कोर कार्ड, सीईटी दिया है, जेई दिया है, नीट दिया है, तो वो स्कोर कार्ड आपको अपलोड करना रहेगा। एंड एक अलॉटमेंट लेटर होता है, कैप लेटर फ्रॉम कॉलेज जो लिखा है, तो अलॉटमेंट लेटर होता है जो आपको बताता है कि आपको ये कॉलेज अलॉट हुई है और उसमें अपने एडमिशन लिया, तो वो लेटर आपको शो करना है। ऐसा कोई भी डॉक्यूमेंट है जो आपको नहीं समझ रहा है? यस, सॉरी, कास्ट सर्टिफिकेट अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो आपको शो नहीं करना है। अगर आप एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस ये सारी कैटेगरी में जा रहे हो तो आपको शो करना रहेगा। मेंशन करोगे आप तो शो करना है। हाँ, अगर आपने मेंशन किया है तो आपको शो करना है। सो ये था स्टेट गवर्नमेंट का। कुछ डाउट है? अब एससी एसटी ओबीसी ये सब के लिए भी स्टेट गवर्नमेंट पे अलग, वही वेबसाइट पे अलग अलग स्कीम्स है, और वो स्कीम्स कॉलेजेस में, हर कॉलेजेस में ऑलमोस्ट बताई जाती है, तो वो सबको पता होती है और वेबसाइट पे जाके भी आप देख सकते हो। नेक्स्ट है रिजर्वेशन। रिजर्वेशन में हम देखेंगे ईडब्ल्यूएस और टीएफडब्ल्यूएस। टीएफडब्ल्यूएस को भी मैं रिजर्वेशन में काउंट कर रही हूँ, एंड ऑल्सो उससे आपको फीस जो है वो आपकी वेव ऑफ भी होती है। सो पहले हम ईडब्ल्यूएस देख लेते हैं, देन हम टीएफडब्ल्यूएस की तरफ जाएंगे। ईडब्ल्यूएस क्या है? आपको 10% रिजर्वेशन मिलेगा एडमिशन में और गवर्नमेंट जॉब में। एडमिशन आपका गवर्नमेंट प्राइवेट कॉलेज सब चलेगा, लेकिन जॉब्स जो है वो गवर्नमेंट जॉब्स में। एंड ऑल्सो लास्ट ईयर एक अपडेट आया था कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन डिक्लाइन कर दिया गया है। सो अब से प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में भी ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन नहीं होगा। बाकी जो भी कोर्सेज की प्राइवेट कॉलेजेस है उसमें ईडब्ल्यूएस आप अवेल कर सकते हो। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? सो इसका भी 8 लाख का कैप है। 8 लाख पर एनम से कम अगर आपकी इनकम है तो आप ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बना सकते हो। उसके अलावा
5 एकड़ से कम आपकी एग्रीकल्चरल लैंड होनी चाहिए एंड 1000 स्क्वायर फीट से कम रेसिडेंशियल फ्लैट। सो ऑलमोस्ट हम सभी ये रिजर्वेशन के लिए एलिजिबल होते हैं, बिकॉज इतना ज़्यादा हमारे पास मोस्टली स्टूडेंट्स के पास नहीं होता है, और 8 लाख का कैप है, तो इजीली हम बना सकते हैं। 2 तरह का ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट होता है, सेंट्रल और स्टेट। इसको थोड़ा सा समझना होगा। ओके, सो ईडब्ल्यूएस 2 तरह का होगा, सेंट्रल और स्टेट। इसको थोड़ा सा समझना है। सेंट्रल वाला ईडब्ल्यूएस जो है वो सेंट्रल लेवल पे जो भी आप एग्जाम दे रहे हो और उसके थ्रू एडमिशन ले रहे हो, तो आपको सेंट्रल वाला ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट शो करना होगा। स्टेट वाला ईडब्ल्यूएस कब शो करना है? जब स्टेट के एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू अगर आप एडमिशन ले रहे हो तो आपका स्टेट वाला ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट शो करना रहेगा। अब सेंट्रल लेवल के एंट्रेंस एग्जाम कौन से होते हैं? नीट, जेई। तो ये अगर आप क्लैट हो गया, कैट हो गया, तो नीट, जेई ये सारे एग्जाम्स अगर सेंट्रल लेवल पे है, तो ऑल इंडिया लेवल के थ्रू अगर आप एडमिशन ले रहे हो, तो आपको सेंट्रल वाला ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनाना है और वो शो करना है। उसके थ्रू आप सेंट्रल वाला जो ऑल इंडिया कोटा में अप्लाई कर सकते हो, उसके थ्रू ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन ले सकते हो, और ये इजीली बन जाएगा सेंट्रल वाला ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट। बट आपको डिफिकल्टी आएगी स्टेट वाला ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनाने के लिए। स्टेट वाला आपको कब रिक्वायर्ड होगा? जब आप सीईटी के थ्रू एडमिशन ले रहे हो, क्योंकि सीईटी स्टेट लेवल का एग्जाम है, और अगर आप नीट में या जेई में स्टेट कोटा में अप्लाई कर रहे हो। ऑल इंडिया कोटा होता है एंड स्टेट कोटा होता है। तो ऑल इंडिया कोटा में तो इजीली आप सेंट्रल वाला शो कर सकते हो, बट स्टेट कोटा में अप्लाई करने के लिए, स्टेट कोटा में ईडब्ल्यूएस का बेनिफिट लेने के लिए आपको स्टेट वाला ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट शो करना रहेगा। सो स्टेट वाला ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट शो करने के लिए आपको बनाने के लिए एक थोड़ी सी डिफिकल्टी आती है, वो ये है कि आपको इसके लिए 1967 के पहले का प्रूफ शो करना होता है। अब 1967 के पहले नहीं, डोमिसाइल नहीं होता। डोमिसाइल उसके बाद अभी आया, 15 इयर्स का ही प्रूफ देगा। हाँ हाँ, प्रॉब्लम ये है कि अभी की जो जनरेशन है उनके पेरेंट्स भी तब बॉर्न नहीं होते हैं, तो उनके ग्रैंड पेरेंट्स का जो डॉक्यूमेंट है वो चलेगा। तो ग्रैंड पेरेंट्स की लिविंग सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट, पासपोर्ट, या कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट, लैंड या प्रॉपर्टी का अगर कोई डॉक्यूमेंट है, टैक्स रिसिप्ट। 67। नहीं, आधार कार्ड 2000 के बाद से है। हाँ बट नहीं रहता है, यूजुअली कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंट्स तो मिल जाते हैं, अगर नहीं है तो फिर कोई ऑप्शन नहीं है जनरल कैटेगरी। हाँ, महाराष्ट्र के बाहर हो तो मतलब नहीं, आप एलिजिबल नहीं होते थे। हाँ नहीं, 1967 के पहले का महाराष्ट्र का ही डॉक्यूमेंट होना चाहिए। गुजरात स्टेट का ईडब्ल्यूएस किसी को अप्लाई करना है तो उधर कर सकते हैं। उधर का डॉक्यूमेंट लगेगा। हाँ नहीं नहीं, उधर का डॉक्यूमेंट लगेगा उसको, पढ़ना कहीं पर नहीं पढ़ना, पूरे इंडिया में कहीं पर। हाँ, सेंट्रल वाले से कर सकते हैं, सेंट्रल वाले से ऑल इंडिया कोटा के थ्रू ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन भी ले सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये आती है ना कि अगर हम स्टेट के हैं तो स्टेट कोटा में हम जनरल कैटेगरी से चले जाते हैं, फिर अगर स्टेट वाला नहीं शो करेंगे तो। सो स्टेट वाले में भी बेनिफिट लेने के लिए आपको स्टेट वाला शो करना पड़ेगा। हाँ, तो उस केस में आप सेंट्रल वाला शो करके ऑल इंडिया में जाओ। अगर आपका स्टेट का बनने का कोई चांस नहीं है तो आप सेंट्रल वाला शो करके ऑल इंडिया में जाओ। जो स्टेट का ग्रैंड पेरेंट्स का वो स्टेट में
लेकिन आपके डॉक्यूमेंट्स तो सारे इधर के। नहीं नहीं कर सकते। हाँ, नाना नानी का फादर के साइड का ही। हाँ, फादर के साइड का चाहिए, मदर का भी नहीं चाहिए, कुछ नहीं, फादर के साइड। ये थोड़ा सा है कि महाराष्ट्र स्टेट का ही रिक्वायरमेंट है, अदर स्टेट्स में ऐसा नहीं है, 1967 का क्राइटेरिया नहीं है। सो अगर नहीं बन रहा है कोई रीजन की वजह से और ऑल इंडिया का एग्जाम दिया है उसके थ्रू जाना है आगे, तो ऑल इंडिया कोटा में ईडब्ल्यूएस के थ्रू जाओ एंड स्टेट कोटा में जनरल के थ्रू जाओ, बिकॉज वो भी अपॉर्चुनिटी क्यों मिस करना है, एटलीस्ट एक तो हमारे हाथ में जो हम यूज कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं। अगर दोनों बनता है तो वेल एंड गुड, आप दोनों बना लो। हाँ, दोनों बनाओगे तो ऑल इंडिया में भी और स्टेट में भी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से काउंट होगा। सो इसमें क्या बेनिफिट है, यही कि जहां पर आपका जनरल कैटेगरी का 99 परसेंटाइल तक जाएगा, वहां पर आपका 2-4 परसेंटाइल कम होके आपको अच्छी कॉलेज में एडमिशन मिलेगा। सो इट्स लाइक कि मैंने आईसीटी, पता है आईसीटी, इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी, तो वहां से मैंने बीटेक किया है एंड इट इज वन ऑफ, इट वाज माय ड्रीम कॉलेज, तो मुझे वहीं से करना था एंड मेरा सीईटी का स्कोर है 96 परसेंटाइल। अब वहां पर एडमिशन होता है जनरल कैटेगरी का 99 परसेंटाइल पे। सो लकीली 2019 में मेरा एडमिशन हुआ था, 2019 में ही ईडब्ल्यूएस इंट्रोड्यूस हुआ था एंड विद इन दैट टाइम फ्रेम मैंने वो सर्टिफिकेट बनाया खुद जाके तहसीलदार ऑफिस में, और बहुत आए इश्यूज लेकिन स्टिल बना लिया, और फिर उसके थ्रू मुझे लकीली वो कॉलेज मिल गई जो मेरी ड्रीम कॉलेज थी। so, ऐसे काफी स्टूडेंट्स के साथ होगा कि उनकी जो ड्रीम कॉलेज है उसका अगर थोड़ा सा बहुत परसेंटेज ऊपर नीचे हो गया परसेंटाइल, तो वो ईडब्ल्यूएस के थ्रू उससे एडमिशन ले सकते हैं। सो जहाँ पर 99 के एक भी नीचे नहीं होता, 99.2 3 4 5 ऐसा चलता है, 99 भी आना मुश्किल है जनरल कैटेगरी का, वहां पर 96 पे मुझे एडमिशन मिल गया। 3 परसेंटाइल का ड्रॉप भी बहुत मैटर करता है। उसी के सामने विजेटीआई है, विजेटीआई सुना है सबने, विजेटीआई भी सेम 99.95 के ऊपर ही चलता है। तो उसमें भी अगर ऐसा कुछ है कि बच्चा बहुत अच्छा है, अगर नहीं भी है तो भी ईडब्ल्यूएस आप बनाओ और उसका बेनिफिट लो, कहीं ना कहीं आपको कोई एक अच्छी इंस्टीट्यूट में एडमिशन मिलता है तो आपका आगे मुस्तकबिल जो है वो ब्राइट फ्यूचर जो है वो बन सकता है, क्योंकि एनवायरनमेंट मैटर करता है। आपका जो कॉलेज का एनवायरनमेंट है, आपका जो प्रोफेसर्स है, जो प्रोजेक्ट्स आप करोगे, वो सारी चीज़ें मैटर करती है। देन आप गवर्नमेंट जॉब्स, जैसे गवर्नमेंट जॉब सिर्फ यूपीएससी एमपीएससी नहीं होते, 10th के बाद भी बहुत सारे गवर्नमेंट जॉब्स होते हैं, 12th के बाद गवर्नमेंट जॉब्स होते हैं, देन ग्रेजुएशन के बाद भी बहुत सारे अलग अलग फील्ड में गवर्नमेंट जॉब्स होते हैं, सिर्फ यूपीएससी एमपीएससी ही नहीं है। सो वो भी आप देखें, वो भी जाने, और उसमें भी आप अप्लाई कर सकते हो। बेसिक एग्जाम होता है, सीबीटी होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ही होता है, और 100 क्वेश्चन समथिंग होते हैं फॉर 2 आवर्स 2.5 आवर्स। ये ठीक है, रीजनिंग होता है, लॉजिकल रीजनिंग, ये मैथ्स, ये सारे क्वेश्चन ही होते हैं। अगर आप दोगे गवर्नमेंट एग्जाम तब आपको समझेगा कि हाँ वी कैन, कहाँ हम लाए कर, कहाँ है, कितना हमें प्रैक्टिस करना है और कितना हम एफर्ट्स दे सकते हैं इसको क्लियर करने के लिए। सो अगर नॉर्मल से नॉर्मल भी आप गवर्नमेंट जॉब देखने जाओगे 10th के बेसिस पे या 12th के बेसिस पे, 35 to 40,000 पर मंथ की सैलरी वाले जॉब्स भी अवेलेबल है। सो इट इज नॉट लाइक कि यूपीएससी एमपीएससी करेंगे तो ही हमारा कुछ हो सकता है। सो इसके बारे में जानो और सर्च प्रिपेयर करो, मिल सकती है। सो इट वाज रिगार्डिंग ईडब्ल्यूएस। नेक्स्ट इज टीएफडब्ल्यूएस। टीएफडब्ल्यूएस इज ट्यूशन फीस वेवर स्कीम। अब इसका मैं थोड़ा सा एक इंसिडेंट शेयर करती हूँ। ये जो हमारा गाइडेंस सेंटर है मुंब्रा में, वहाँ पर एक मुंब्रा में ही एक मुस्ताक करके एक बिजनेसमैन है, और उनके पास एक बच्चा गया था बी फार्म करना था उसे, 12th में था, 12th पास आउट हुआ, सीईटी का एग्जाम दिया, सीईटी का स्कोर आ गया था, और उसे बी फार्म करना था आगे, एंड उसकी फीस थी अराउंड 1.65 लाख फॉर अ ईयर। सो वो बोले कि मैं ठीक है, मैं हेल्प कर देता हूँ, लेकिन मैं इस साल सिर्फ 50,000 दे सकता हूँ। अब इस साल मैं दे रहा हूँ, अगले साल मेरा बिजनेस चले ना चले, मैं दूँ ना दूँ पता नहीं। सो व्हाट ही सेड कि उन्होंने उस बच्चे को हमारे पास रेफर किया मुंब्रा के गाइडेंस सेंटर पे। बच्चा आया, स्टूडेंट जो है, और प्रॉपरली 3
राउंड हुए काउंसलिंग के, एंड जो जो बताया गया था, जो जो स्टेप्स उसको बताए गए थे, वो सारी चीजें उसने फॉलो किया। अब उसको बताया गया था कि उसके इनकम सर्टिफिकेट बनाना है, उसे डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनाना है, उसे कैप राउंड में कहाँ पर क्या सिलेक्ट करना है, क्या डालना है। तो ये कंटिन्यू करें। सो वो प्रॉपर वो काउंसलिंग, जो 3 राउंड काउंसलिंग के थे, उसने फॉलो किया स्टेप्स। कैप राउंड में क्या डालना है, कैप राउंड सीईटी के बाद का जो फॉर्म फिल करते हैं हम एडमिशन के लिए कॉलेजेस के लिए, कौन सी कॉलेज क्या सिलेक्ट करना है, क्या ऑप्शंस डालने हैं, तो उसने प्रॉपरली चीजें फॉलो किया और उससे TFWS की सीट मिली। अब TFWS की सीट मिलने से क्या उसका फायदा हुआ कि 1.6 लाख 65 लाख उसकी पर ईयर फीस थी, उसमें से 1.5 लाख उसकी ट्यूशन फीस थी पर ईयर। सो उसकी 1.5 लाख ट्यूशन फीस जो थी वो पूरी वेव ऑफ हो गई, एंड उसको साल का सिर्फ 15,000 भरना पड़ा। जहाँ पर 1,65,000 उसको एक साल का भरना पड़ रहा था, वहां पर 15,000 में पर ईयर में उसने B.Pharm कंप्लीट किया। नाउ इज इन द प्रोसेस। जो वर्ड है उसको थोड़ा क्लैरिफाई करिए ना। हाँ, सो क्या होता है, ट्यूशन फीस क्या है कि ये हम ये मिस इंटरप्रेट कर सकते हैं कि कोचिंग की फीस हो गई या ट्यूशन जा रहे हैं उसकी फीस हो गई, तो ऐसा नहीं है। टोटल फीस होती है हमारी। अब टोटल फीस में से जो मैक्सिमम पार्ट होता है वो होता है ट्यूशन फीस। मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस में जो मैक्सिमम पार्ट होगा आपकी टोटल फीस का वो होगा ट्यूशन फीस। अब बाकी जो अदर फीस हो सकती है आपकी कंप्यूटर फीस, लैब फीस, लाइब्रेरी फीस, एग्जाम फीस, ये सारी चीजें आपकी एक्स्ट्रा हो गई, वो बहुत छोटा अमाउंट होगा, बट मैक्सिमम जो होगा वो ट्यूशन फीस का होगा। सो दिस इज लाइक ट्यूशन फीस एक हैवी अमाउंट होता है। तो वो ही अमाउंट जो है अगर आपको TFWS की सीट मिलती है 100% गवर्नमेंट देती है, वेव ऑफ हो जाता है। तो जहाँ पर उसको अराउंड कितना 6 लाख के ऊपर लग रहा था, और वहां पर उसने 60,000 में आपकी अपना B.Pharm कंप्लीट कर लिया। एंड नाउ अभी वो नाइपर में एडमिशन लेने वाला है, बिकॉज अब आगे जो एंट्रेंस एग्जाम वगैरह होता है वो भी प्रोसेस उसने कंप्लीट कर लिया है, और अच्छा अभी आगे मास्टर्स के लिए इंस्टीट्यूट में भी उसको एडमिशन लेना है। यस, जो भी कोर्स में आप एडमिशन ले रहे हो थ्रू CET, महाराष्ट्र स्टेट CET, वो अलग अलग स्टेट का अलग अलग हो सकता है। महाराष्ट्र स्टेट की हम बात करें तो CET में अभी पहले ऐसा था कि सिर्फ प्रोफेशनल कोर्सेज कर सकते हैं, पहले ये सारे कोर्सेज एड ऑन नहीं थे, पहले इंजीनियरिंग के लिए था। हाँ, पहले सिर्फ इंजीनियरिंग और फार्मेसी के लिए था। अब लास्ट ईयर से काफी सारे कोर्सेज के लिए कॉमर्स में भी CET वगैरह आ गया है। तो ये जो कोर्सेज लिस्टेड है अभी फिलहाल, ये सारे कोर्सेज में आप TFWS का बेनिफिट ले सकते हो। आगे अगर कुछ ऐड होता है तो वो भी आपको वेबसाइट के थ्रू अपडेटेड रहना पड़ेगा। फिलहाल के लिए ये कोर्सेस है जिसमें आप TFWS का बेनिफिट ले सकते हो। यस, जाता है, प्राइवेट गवर्नमेंट मैटर नहीं करता है, आपको ये कोर्सेज के थ्रू लेना है। अगर आपने इंजीनियरिंग, फार्मेसी, प्लानिंग, BBA, BMS ये सारे कोर्सेज में से कोई एक कोर्स में लिया है तो आप TFWS के लिए अप्लाई कर सकते हो, अगर आपकी एनुअल फैमिली इनकम 8 लाख से कम है तो। इनकम सर्टिफिकेट मैंने स्टार्टिंग में ही बोला कि ऐसा कोई भी चीज नहीं है जहाँ पर आप इनकम सर्टिफिकेट के बिना जा सकते हो। हर एक चीज के लिए, चाहे वो ये ट्यूशन फीस का हो, चाहे रिजर्वेशन का हो, EWS बनाने के लिए भी इनकम सर्टिफिकेट लगता है। 8 लाख से कम आपका क्राइटेरिया है। और चाहे CSR स्कॉलरशिप हो, चाहे गवर्नमेंट हो, आप कहीं पर भी जाओगे आपको EWS ये इनकम सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट है, एंड वो भी तहसीलदार ऑफिस से। सो ये अभी क्या हो गया है कि कोई भी कोर्स आप कर रहे हो इसमें से, उसमें आप TFWS का सीट TFWS के लिए अप्लाई कर सकते हो। जी नहीं, जैसे मैंने आपको बताया कि वो वेरी करता है स्कीम टू स्कीम। सॉरी, 8 लाख से कम। हाँ, महाराष्ट्र स्टेट, हाँ स्टेट वाला जो है वो 8 लाख से कम पे मोस्टली है स्कीम्स। जैसे SC ST OBC के लिए अगर आप चले जाओगे तो उनके लिए और कम है इनकम लिमिट, लेकिन जनरल कैटेगरी है, माइनॉरिटी है तो 8 लाख से कम।
इसके 8 लाख से ऊपर अगर आपकी एनुअल फैमिली इनकम है तो आप एलिजिबल नहीं हो स्कॉलरशिप के लिए। और नीचे है तो एलिजिबल, हाँ हाँ एलिजिबल। अब यहाँ पर अगर आप देख रहे होगे तो आपको दिख रहा होगा 5% TFWS कोटा। सो मैंने इसको रिजर्वेशन में क्यों रखा है, आप समझा? तो एक तो आपका बेनिफिट है कि आपकी 100% ट्यूशन फीस वेव ऑफ हो जा रही है। दूसरा बेनिफिट ये है कि आपको 5% रिजर्वेशन भी मिलता है इससे। अब कौन होते हैं TFWS कैंडिडेट? आपको कैप राउंड जो होता है, जिसका मैंने बात किया, कैप राउंड में यस टिक करना होता है। एक ऐसा चेक बॉक्स होगा, TFWS उसके आगे लिखा होगा। ट्यूशन फीस वेवर स्कीम अगर दिख गया तो अच्छी बात है, नहीं तो TFWS EWS ऐसे ही लिखा होगा। तो TFWS भी लिखा है तो आपको समझना है कि वो ट्यूशन फीस वेवर स्कीम और इसी की बात हो रही है। तो उसके आगे आपको बस यस टिक करना है और आपको इनकम सर्टिफिकेट 8 लाख से कम आपकी जो इनकम है अगर तो शो करना है। सो बस वो एक यस टिक करने से आपका 1.5 लाख जो है 1 साल का या उससे ज्यादा जितनी भी आपकी ट्यूशन फीस है वो कम हो सकती है। अच्छा, ये कॉलेज में ही करना होता है? नहीं, फॉर्म भरना, भरते जाए। हाँ। EWS सर्टिफिकेट साथ में लगाना होता है। EWS नहीं, इनकम सर्टिफिकेट, इसके लिए इनकम सर्टिफिकेट। अगर किसी ने फर्स्ट ईयर में वो कैप राउंड मतलब टाइम पे नहीं किया तो सेकंड ईयर में हो सकता है? नहीं, सिर्फ एडमिशन के टाइम पे फर्स्ट ईयर में ही। 12th के बाद जो आपका स्कोर कार्ड वगैरह सब आ गया, अभी आप जा रहे हो कॉलेज का नाम डालने, एडमिशन का प्रोसेस स्टार्ट करने के लिए, तो उस वक्त आपको कैप के फॉर्म में TFWS के आगे यस टिक करना है। बस उसी वक्त आपका वो काउंट होगा। फिर एडमिशन का प्रोसेस होता जाएगा। अगर आपको TFWS सीट मिली है तो वेल एंड गुड, नहीं मिली है तो फिर आप EWS चेक कर सकते हो, नहीं मिले तो फिर आप जनरल कैटेगरी में जाओगे। सो अगर यहाँ पर एक एग्जांपल है कि टोटल फीस, जैसे हम बाइफर्केशन समझ रहे थे, तो टोटल फीस अगर आपकी 1 लाख है, उसमें से मैक्सिमम अमाउंट जो मैंने बताया, अगर आपकी 90,000 अराउंड ट्यूशन फीस है, सो अगर आपको TFWS सीट मिलती है, आपको सिर्फ 10,000 पर ईयर भरना है, बाकी आपका वेव ऑफ हो जाएगा। बेनिफिट क्या है कि एक तो आपकी मेरिट लिस्ट अलग से लगेगी, ये भी एक बेनिफिट है कि आपका 5% रिजर्वेशन जो है इसमें, जैसे EWS की अलग से होगी, SC ST OBC जनरल कैटेगरी ये सब की मेरिट लिस्ट अलग से होगी, वैसे TFWS की भी मेरिट लिस्ट अलग से होती है। सो अगर आपने TFWS में अप्लाई किया है, हाँ, तो 5% रिजर्वेशन, EWS दिया है तो 10% रिजर्वेशन। तो जनरल कैटेगरी जहाँ पर बच्चा 0% पे जा रहा था, जहाँ पर बच्चा 0% पे जा रहा था, वहां पर वो 15% रिजर्वेशन के लिए एलिजिबल हो जाता है, जो कि एक अच्छा नंबर है। देन यहाँ पर एक तो मेरिट लिस्ट का बेनिफिट है, दूसरा आपका ट्यूशन फीस वेव ऑफ हो जाती है। लेकिन इसमें इसके थ्रू एडमिशन मिलना इज क्वाइट अलॉट मोर डिफिकल्ट, क्योंकि जो अपर कैप वाले हैं, जो हाई परसेंटाइल वाले स्टूडेंट्स हैं, उनको ही ये, अगर उन्होंने टिक कर दिया TFWS तो वो कंसिडर किए जाएंगे। सो लेकिन फिर भी हमें टिक करना है, एक टिक से हमारा कुछ लॉस नहीं हो रहा है, तो हमें टिक करना है जितना भी आपका परसेंटाइल हो। एडमिशन इसके थ्रू मिलना मुश्किल है, लेकिन कभी कभी थर्ड राउंड तक आने तक भी चांसेस हो जाते हैं। ये वही केस स्टडी है। सो ये मैंने शेयर कर दी। यहाँ तक कुछ डाउट है? कुछ भी डाउट? सेंट्रल, देन इंस्पायर, देन स्टेट गवर्नमेंट, देन रिजर्वेशन। हाँ, इसमें है। तो यहाँ तक क्लियर है? लास्ट पार्ट है CSR स्कॉलरशिप। CSR क्या होता है? बड़े-बड़े कॉर्पोरेट से वो लोग के फंड निकालना पड़ता है। सो हाँ, राइट। CSR इज कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। गवर्नमेंट ने ये कंपलसरी कर दिया कि 2% प्रॉफिट जो है कंपनीज का, कॉर्पोरेट्स का, वो उनको सोशल कॉस्ट में देना है। तो सोशल कॉस्ट में देना है तो कोई मेडिकल में हेल्प करेगा, कोई एजुकेशन में हेल्प कर रहा है। तो जो एजुकेशन में हेल्प कर रहे हैं वो एज इन स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो जो स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर रहे हैं वो 2 मेजर पोर्टल के थ्रू प्रोवाइड करते हैं, जो 2 मेजर वेबसाइट के थ्रू प्रोवाइड करते हैं। वन इज विद्या सारथी एंड द सेकेंड वन इज बडी फॉर स्टडी।
ये 2 वेबसाइट है जिस पे आपको हंड्रेड्स ऑफ कंपनीज की स्कॉलरशिप मिल जाएगी। विद्या सारथी और सेकेंड वन इज बडी फॉर स्टडी। तो इस पे अप्लाई करना बहुत इजी है कंपेयर टू गवर्नमेंट स्कॉलरशिप्स। इस पे अप्लाई करना, CSR में अप्लाई करना, इट्स लाइक कि एक इंस्टाग्राम पे अकाउंट बनाने जितना इजी है, क्योंकि यहाँ पर बस 3 स्टेप्स में आपका प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। ये अगर आप स्टेप्स देखोगे तो लिखा है, पहले आप लॉगिन करोगे, रजिस्टर करोगे अपना ईमेल आईडी मोबाइल वगैरह देके, देन आपको आपकी प्रोफाइल कंप्लीट करनी होगी। ठीक है, आप जैसे इंस्टाग्राम पे आपका डिटेल्स डालते हो या बायो वगैरह लिखते हो, फोटो अपलोड करते हो, वैसे यहाँ पर आपको एजुकेशनल डिटेल्स अपलोड करनी रहेगी, एजुकेशनल डिटेल्स डालनी होगी। फिर आपकी प्रोफाइल कंप्लीट हो गई तो थर्ड स्टेप इज सर्च एंड अप्लाई का एक टैब मिलेगा, वहां पर जाके क्लिक करो, जो भी जिसमें भी आप एलिजिबल होगे वो आपको शो करेगा, आप अप्लाई करो। इतना ईजी है ये प्रोसेस। तो ये है विद्या सारथी। ये क्वाइट थोड़ी स्लो चलती है, बट इसके कंपैरिजन में अगर आप बडी फॉर स्टडी पे जाओगे तो ये इंडियाज लार्जेस्ट स्कॉलरशिप पोर्टल मानी जाती है इन टर्म्स ऑफ CSR स्कॉलरशिप के लिए। और टीम स्कॉलरशिप स्टूडेंट आउटरीच पार्टनर रह चुका है बडी फॉर स्टडी का, अभी भी है। सो बडी फॉर स्टडी पे आपको प्रोसेस जो है वो जल्दी फास्ट होता है, एंड आपको 3 to 4 मंथ्स में आपका स्कॉलरशिप अमाउंट जो है वो डिसबर्समेंट हो जाता है। लेकिन ये ऐसा है कि ऐसा नहीं है कि आप अगर अप्लाई कर रहे हो तो आपको स्कॉलरशिप 100% गारंटीड है, मिलेगी। सो इट्स लाइक कि आपकी मेरिट पे डिपेंड करता है, कितना ज़्यादा आपका परसेंटेज है उस पर डिपेंड करता है कि आपको स्कॉलरशिप मिलेगी या नहीं। इसका भी प्रोसेस ऑलमोस्ट सेम है। आपको लॉगिन करना है, प्रोफाइल कंप्लीट करनी है और आपको स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है। अब इसमें थोड़ा सा सीरियस हो जाता है कि हर एक स्कॉलरशिप में जो आप अप्लाई कर रहे हो, जैसे आपने एक टाइम पे HDFC किया, एक टाइम पे कोटक किया, एक टाइम पे फिलिप्स किया, तो जो जो अलग अलग स्कॉलरशिप में आप अप्लाई करो आपको पूरी डिटेल्स फिर से फिल करनी है। जबकि विद्या सारथी में एक ही बार फिल कर दो, वो प्रोफाइल आपकी रहती है और वहां से फेच करता है। बट बडी फॉर स्टडी में हर एक स्कीम में जो आप अप्लाई करोगे उसमें आपको फिर से आपकी डिटेल्स पूरी फिल करनी होगी। इस सब में प्राइवेट CSR में कोई वो नहीं होता इनकम सर्टिफिकेट होता है, हाँ। इसमें भी EWS नहीं, सब अप्लाई कर सकता है। हाँ, है, क्राइटेरिया है, और इसका तो और भी कम है। 3.2 lakhs, 2.5 lakhs, 4 lakhs, 5 lakhs, मैक्सिमम इसका रिलायंस का जाता है 8 lakhs। सो कुछ स्कीम्स आपको जैसे मिलेगी, ये है एग्री साइंस, अगर कोई बच्चा एग्रीकल्चर में भी जाना चाहता है तो उनके लिए भी स्कॉलरशिप्स है। रिलायंस फाउंडेशन, इसमें ग्रेजुएशन में 2 lakhs तक का अमाउंट मिलता है, एंड पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए 6 lakhs तक का अमाउंट मिलता है। सो गर्ल्स स्टूडेंट के लिए भी अलग अलग स्कॉलरशिप है, जैसे इन्फोसिस है, लॉरियल पेरिस है, फिर जैसे जो भी मेकअप ब्रांड्स है या ब्यूटी ब्रांड्स है उसके थ्रू भी अगर स्कॉलरशिप आती है तो वो गर्ल्स स्टूडेंट के लिए मोस्टली होती है, लेकिन स्टेम कोर्सेज में, साइंस टेक्नोलॉजी वगैरह। जैसे कि मैम का क्वेश्चन था कि नीट वाले स्टूडेंट्स अगर 10th के बाद करना चाहते हैं तो उनके लिए क्या है। सो सीमा खतीब इज अगेन बाय मेडली फार्मा, ये कॉर्पोरेट ये कंपनी है, एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है, और उनका जो वो स्कॉलरशिप CSR देते हैं उसका नाम सीमा खतीब के नाम से है। और इसमें अगर बच्चे ने, स्टूडेंट ने 10th में 90% अबव लाया है तो उसके लिए ये अप्लाई कर सकते हैं स्कॉलरशिप में, और उसको अराउंड 50,000 to 1 lakh पर ईयर का अमाउंट मिलता है। वो अमाउंट वो यूटिलाइज कर सकते हैं अपनी नीट की प्रिपरेशन के लिए। और इसके अलावा अगर 60% अबव लाए है तो उन्हें 10,000 पर ईयर का अमाउंट भी दिया जाता है। बस उसको एनुअल फैमिली इनकम अगर आप देखोगे इसमें तो 2.5 lakhs। और ये वेबसाइट पे जाके आपको फॉर्म डाउनलोड करना है एंड इसे आपको पोस्ट करना होता है। और ये 2.5 लाख प्रूफ कैसे करना है? इनकम सर्टिफिकेट, गवर्नमेंट तहसीलदार ऑफिस, उसके बिना आप कहीं पर भी, कोई भी हो, कहीं पर भी नहीं कर सकते। हाँ, 2.5 लाख। हाँ, अगर आपको 10,000 से ज़्यादा की रिक्वायरमेंट है, 60% अबव आपका परसेंटेज जा रहा है,
लेकिन आपको 10,000 वो दे रहे हैं, 10,000 से ज्यादा रिक्वायरमेंट है, आप इंटरेस्ट फ्री लोन अप टू 1 लाख। हाँ हाँ, एक साल का, एक साल का, हर साल का। हर साल वो ले सकते हैं ना, अप्लाई कर सकते हैं 1 लाख एवरी ईयर लोन हम 1 लाख का ले सकते हैं। हाँ, 2.5 लाख और 50,000 पर ईयर का अमाउंट। इंटरेस्ट फ्री लोन है तो वो 1-1 लाख हर साल भी अप्लाई कर सकते हैं। उनका रिन्यूअल का प्रोसेस क्या है वो वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं। यूजुअली कोर्स कंप्लीट होने के बाद होता है, जैसे बाकी लोन्स होते हैं वैसे ही कोर्स कंप्लीट होने के बाद ही होता है, पे करना रिपेमेंट। सो ये अगर ये जैसे 90% अबव नीट CET JEE वगैरह में लाया, तो अगर 10th में बच्चे ने 85% अबव लाया है तो उसके लिए कोटक स्कॉलरशिप है 73,500 फॉर 2 years देते हैं, कोटक जूनियर स्कॉलरशिप। सो वो भी एक अच्छा अमाउंट है जो आप नीट वगैरह की कोचिंग के लिए अप्लाई यूटिलाइज। पेमेंट कर सकते हाँ हाँ, आप बैंक अकाउंट में स्कॉलरशिप आई, इसको आप कैसे यूटिलाइज कर रहे हो ये स्टूडेंट के ऊपर है, मोस्टली एजुकेशन में होना चाहिए। हैं। सो ICT मुंबई में भी जैसे ये बताने का मकसद ये है कि एलुमनाई एसोसिएशन फंड्स होते हैं, हर कॉलेज में एलुमनाई एसोसिएशन फंड्स होते हैं। एलुमनाई क्या होते हैं, जो वहाँ के पास आउट स्टूडेंट्स हैं वो अच्छा कुछ कर रहे हैं तो वो भी क्या करते हैं कि पे बैक करने के लिए अपनी कॉलेज में एज एन स्कॉलरशिप एज एन फंड्स प्रोवाइड कर लेते हैं। तो ये क्या करना होता है, एडमिन टीम के एडमिन डिपार्टमेंट जो है उसके पास जाके स्टूडेंट को चाहिए कि वो इंक्वायर करे कि हमारी कॉलेज में ऐसा कुछ एलुमनाई एसोसिएशन फंड्स है क्या। सो ICT में ये एक गुणवती जगन्नाथ कपूर की स्कॉलरशिप है, ऐसे और भी कई सारी ICT में स्कॉलरशिप है, वैसे ही अलग अलग कॉलेज में अपनी अपनी एलुमनाई की स्कॉलरशिप्स होगी। सो ये बच्चे के ऊपर है कि वो जाके खुद ही इंक्वायर करें। हाँ, वो जो क्राइटेरिया सेट करेंगे कॉलेज में। हाँ, सब अलग होगा, वो कॉलेज पे डिपेंड करता है, वो जो एलुमनाई दे रहा है फंड उस पर डिपेंड करता है। तो ये जैसे अगर आप देखोगे तो ये 40 स्टूडेंट्स को आउट ऑफ 40 20 फॉर B.Pharm स्टूडेंट्स को देते हैं, तो इनका क्राइटेरिया इस लाइक 45,000 पर स्टूडेंट को मिलता है, B.Pharm के लिए, B.Tech के लिए, BChem के लिए। अब ऐसे ही मैंने कुछ स्कॉलरशिप्स के बारे में आपको बताया था जो बडी फॉर स्टडी पे था, विद्या सारथी पे थे, है ना। तो अभी कुछ स्कॉलरशिप ऐसे भी है जो खुद की वेबसाइट से देते हैं। हाँ, 100 कंपनीज की स्कॉलरशिप ऑलमोस्ट आपको मिल जाएगी बड़ी फॉर स्टडी पे, लेकिन ऐसी और भी कंपनीज है जो खुद की वेबसाइट से भी देती है। सो वो कंपनीज में से कुछ कंपनीज ये है, लाइक LIC है, रेड्डी, डॉक्टर रेड्डी इज लाइक सिमिलर टू इंस्पायर, जो 80,000 पर ईयर हमने देखा था, डॉक्टर रेड्डी उसके जैसी है, लेकिन इनके कुछ कुछ कॉलेजेस के क्राइटेरिया। इंस्पायर इज लाइक कि आप कोई भी कॉलेज में एडमिशन ले रहे हो, डॉक्टर रेड्डी में स्पेसिफिकली ये कॉलेज में आप एडमिशन ले रहे हो तो 80,000 पर ईयर। देन फेडरल बैंक भी आपको MBBS वगैरह के लिए अगर आप क्वालिफाई कर रहे हो तो आपको मिलेगा, 40,000 रैंक के अंडर आता है तो आप फेडरल बैंक वगैरह अप्लाई कर सकते हो। LIC आप 10th-12th में भी अप्लाई कर सकते हो। सो CSR स्कॉलरशिप कैसे अवेल कर सकते हैं, पहले तो दोनों वेबसाइट पर जाकर अकाउंट बनाओ, बडी फॉर स्टडी, विद्या सारथी, जो भी एलिजिबल स्कॉलरशिप है आप दिख रहा है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग उसमें अप्लाई करो। लेकिन फिर उसके बाद आपका क्या होता है, टेलीफोनिक इंटरव्यू होगा, वीडियो इंटरेक्शन होगा, तो इसके लिए आपको अपडेटेड रहना पड़ेगा। आपको मेल के थ्रू और व्हाट्सएप के थ्रू बताया जाता है या कॉल भी आता है। तो ये तीनों चीज़ जो है आपको, यही मोबाइल नंबर मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि इम्पोर्टेंट है, आपको एक्टिव रखना है पूरे साल। ऑलमोस्ट आप अगर नहीं चेंज करोगे तो वेल एंड गुड। सो जो भी चीज़ें आपकी उसके थ्रू कन्वे की जाती है या ईमेल के थ्रू कन्वे की जाएंगी, तो जैसे ही आपको जो भी प्रोसेस का नोटिफिकेशन आ रहा है वैसे वो आपको जितना जल्दी हो सके कंप्लीट करके देना है। इसका एक और ड्रॉबैक मैं बताती हूँ कि लास्ट मंथ अभी ये रमज़ान में ही सेंटर बंद था मुमरा का। यूजुअली हम रमज़ान में गाइडेंस सेंटर बंद करते हैं। तो उससे क्या हुआ कि जो स्टूडेंट्स थे, काफ़ी स्टूडेंट्स थे जिनको वीडियो इंटरेक्शन आके गया, टेलीफोनिक इंटरव्यू आके गया और वो अपडेटेड नहीं थे। सो उनका लॉस हो गया कि उनको स्कॉलरशिप आगे फॉरवर्ड गई ही नहीं। सो वो अगर जाती, अगर वो एक्टिव रहते तो वो स्कॉलरशिप का अमाउंट जो है वो और होता। बट स्टिल आपके लिए है
कि आप जब भी अप्लाई कर रहे हो, जहाँ भी अप्लाई कर रहे हो, वहाँ पर आपको देखना है, अपडेटेड रहना है, एक्टिव रहना है कि कहाँ पर अभी कुछ मेरा अपडेट आया, नोटिफिकेशन आया, वो मुझे जितना जल्दी हो सके करके देना है। विद इन 7 डेज का टाइम तो हर जगह पे होता है, चाहे आप गवर्नमेंट का रिजेक्ट हुआ है तो भी 7 डेज, अगर आपका यहाँ पर कुछ अपडेट करना है CSR वगैरह में तो 7 डेज, या डिपेंड करता है कंपनी पे कि वो कितना टाइम दे रही है। लेकिन ईमेल या व्हाट्सएप के थ्रू, आपको कॉल के थ्रू बताया जाता है, आपको एक्टिव रहना है। अब अच्छा, कॉल ऐसा आएगा आपको कि आपको लगेगा कि ये स्पैम कॉल है, लाइक मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप सारे स्पैम कॉल रिसीव करो, बट ध्यान रखो और उसके अकॉर्डिंग आपको मिस भी नहीं करना है अपनी अपॉर्चुनिटी। सो ध्यान से, अगर आप उठा भी रहे हो तो ध्यान से बात करो। सो जितनी भी स्कॉलरशिप हमने देखी वो ये 4 मेजर वेबसाइट्स हैं। नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की वेबसाइट है। बडी फॉर स्टडी इज CSR, विद्या सारथी अगेन CSR, महाडीबीटी स्टेट गवर्नमेंट, सेम वेबसाइट्स की लिंक है। चलिए, वो कैसे ला सकते हैं, प्रीवियस कर लें। सेम ही है सर। सो ये हमारा कुछ सोशल मीडिया के चैनल्स है जहाँ पर आप विजिट कर सकते हो टीम स्कॉलरशिप के नाम से, और अगर मेल करना है तो scc.teamscholarship। एंड मुमरा का गाइडेंस सेंटर जो है वो फ्राइडे और संडे क्लोज रहता है, और उसके अलावा आप 5 to 7 विजिट कर सकते हो या कॉल कर सकते हो फॉर अपॉइंटमेंट्स, और विजिट कर सकते हो। अगर कुछ भी क्वेरी आपको रिगार्डिंग स्कॉलरशिप या फॉर्म फिलिंग असिस्टेंस चाहिए तो वहाँ पर आप विजिट कर सकते हैं। कुछ बता सकते हो इमेज के बारे में? ये मेरी फेवरेट इमेज है, मैं ऑलमोस्ट हर सेमिनार में। लेकिन यूज करना नहीं आता। हाँ, राइट। सो आप आज आपको रिसोर्सेज भी पता चली है और कैसे उसको यूज करना है वो भी। तो आपको चाहिए कि आप ये इतनी सारी सीढ़ियों में से एक ही सीढ़ी लगा के चढ़ जाओ। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह खैर। हाँ, स्कॉलरशिप्स में नहीं, वो इंटरेस्ट फ्री लोन्स या फिर नॉमिनल इंटरेस्ट के लोन्स जो होते हैं वो अब्रॉड के लिए है, और इसके लिए हमारा एक थोड़ा सा टाई अप भी है, और उस उनके थ्रू आप जा सकते हो, उनके थ्रू इन्फॉर्मेशन जो है आप ले सकते हो। अगर उनसे लाइक फर्स्ट टाइम काउंसलिंग करो तो इट्स फ्री, बट आगे इट्स पेड। सो अगर आपको फर्स्ट टाइम काउंसलिंग करके कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए यू कैन टेक दैट। और कुछ करिए, क्लियर है सब कुछ? हाँ, क्वेश्चंस? इसका जो बैकबोन है वो है इनकम सर्टिफिकेट। जो इनकम सर्टिफिकेट इसके बिना कुछ नहीं, मैंने देखा पूरे इसका जो है वो अगर कोई बैकबोन है तो वो इसी जी, उसके लिए कैसे मतलब इजीली कैसे लोग अप्रोच करें, क्योंकि वो नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा। तो उसके लिए तो सबसे पहला ऑप्शन है तहसीलदार ऑफिस, जो कि मैंने बताया यहाँ पर काश्मीरा के साइड कहीं पर है, भाईंदर के साइड। ओके, ठीक है। सो ये आपका इनकम, डोमिसाइल, ईडब्ल्यूएस सबके लिए ये सेम ही प्रोसेस होगा। ठीक है, आपको क्या करना है, तहसील ऑफिस विजिट करना है, वहाँ से फॉर्म कलेक्ट करना है।
अब फॉर्म कलेक्ट करके आपको वो फिल करके आपके डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं। अब डॉक्यूमेंट्स अटैच करके आपको तलाटी ऑफिस जाना है। तलाटी चेक करेगी डॉक्यूमेंट्स और उस पर साइन करके देंगे। वो साइन किया हुआ उससे हम बोलते हैं तलाटी पंचनामा। तो वो तलाटी पंचनामा अलॉन्ग विद दैट फॉर्म और आपके डॉक्यूमेंट्स आपको फिर से सबमिट करना है जाके तहसीलदार ऑफिस। अब उसके 15 डेज के ड्यूरेशन के बाद आपको वहां पर फिर तहसील ऑफिस जाके ही इनकम सर्टिफिकेट या जो भी आप डॉक्यूमेंट बना रहे हो कलेक्ट करना है। ये एक बार बना के फॉरएवर रहेगा, इसको भी टाइम नहीं, वैलिडिटी इज फॉर 1 ईयर। 1 ईयर और 3 इयर्स का होता है, हमें जो चाहिए वो 1 ईयर का चाहिए। के एग्जाम से पहले मतलब लोगों को तैयार होना है, हाँ के बाद कुछ नहीं होता है, के पहले। हाँ, इसका क्या होता है फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंग होता है। हाँ, सो 1 अप्रैल ऑफ दिस ईयर टू टिल 31 मार्च ऑफ नेक्स्ट ईयर। हाँ, सो इसमें क्या होता है ना कि आपको 1 अप्रैल जैसे आया उसके बाद 1 वीक ऑफ अप्रैल जाने तो 2nd वीक ऑफ अप्रैल में अप्लाई कर लो इनकम सर्टिफिकेट। हाँ। बेटर है, वो पूरा 31 मार्च नेक्स्ट ईयर तक चलेगा, है ना। तो आप कोई भी, हाँ अभी आप बना लोगे तो आप वो 31 मार्च ऑफ 27 तक चलेगा, सारा प्रोसेस हो जाएगा। हाँ, सारी स्कीम्स हो जाएगी। अब इसमें लेकिन एक है, ईडब्ल्यूएस का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना रहता है कि नीट जेई वगैरह के एग्जाम्स के लिए आपको जब आप फॉर्म रजिस्ट्रेशन कर रहे हो तभी आपको बताना रहता है कि आप कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हो और तभी आपको सर्टिफिकेट भी शो करनी रहती है। तो रजिस्ट्रेशन हमारा होता है जनवरी फरवरी में और उसके बाद मार्च में ये एंड हो जा रहा है, फिर अप्रैल आ रहा है। तो बच्चे को फिर 2 बार बनाना रहेगा उस टाइम पे। अगर बच्चा 12th में है, अगर स्टूडेंट 12th में है तो वो ईडब्ल्यूएस एक नवंबर दिसंबर के टाइम पे बना ले, या जनवरी के टाइम पे, नवंबर दिसंबर जनवरी ये 3 महीने में, और एक अप्रैल में बना ले। तो उसका रजिस्ट्रेशन में भी शो हो गया कि वो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग कर रहा है। एंड आगे जब एडमिशन प्रोसेस हो रहा है तभी भी उसको काउंसलिंग के वक्त लगेगा, वो उस ईयर का भी शो कर पाएगा। उसकी वैलिडिटी भी 1 ईयर होगी। हाँ, तो इसीलिए ये थोड़ा सा टाइमलाइन का है कि इतना कितने दिन का ये प्रोसीजर होता है अप्लाई और हमारी 15 डेज। अगर इस टाइम पे अगर आप जाओगे तो 1 मंथ लगेगा। अगर थोड़ा 2-4 महीने के बाद जाओगे तो 15 डेज ही होता है, क्योंकि इस टाइम पे सब बनाने जाते हैं, रश रहता है, क्राउड रहता है। आपने सरकार सेकेंड प्रोसेस है आपले सरकार ऑनलाइन वेबसाइट के थ्रू बना लो, लेकिन उसका कभी ना कभी कुछ ना कुछ मसला रहता ही है। हाँ, वेबसाइट है, बिकॉज अगेन गवर्नमेंट वेबसाइट है आपले सरकार, उस पर जाके आप बना सकते हो, लेकिन मसला रहता है। गवर्नमेंट ऑफिस जाना, वहाँ पे काम करना आसान है, कंपैरेटिवली इजी है। ऐसा बोलते हैं कि आपले सरकार पे प्रोसेस हो जाता है, इजी होता है, डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी का झंझट नहीं आता है, लेकिन वो प्रोसेस में इतना टाइम ले लेते हैं और फिर वेरीफाई नहीं हुआ, फिर कुछ और रिजेक्ट हो रहा है, अपलोड करो फिर से, बहुत प्रोसेस लेंदी हो जाता है। कोई प्रोसेसिंग फी वगैरह चार्ज करती है गवर्नमेंट? नहीं, जितना उसका 20 रुपीज फॉर फॉर्म है वैसा 35 रुपीज अराउंड समथिंग में हो जाता है। अब यहाँ पर ही थर्ड ऑप्शन है सेवा केंद्र। सेवा केंद्र, अच्छा। हाँ, तो जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट के रजिस्टर्ड एजेंट्स हैं उनके पास ये सेवा केंद्र होता है, उनके पास जाके आप बना सकते हो। अगर आप हर एक साइबर में जाके बोलोगे इनकम सर्टिफिकेट बना के, तो वो बना के देंगे, लेकिन वो रजिस्टर्ड एजेंट्स नहीं भी हो सकते हैं। तो इनकी लिस्ट आपको कहाँ से मिलेगी? अगेन आपने सरकार की वेबसाइट से। ये सेवा केंद्र वाले चार्ज करते हैं? सेवा केंद्र वाले चार्ज करते, यहाँ पर 2000 वेरी से स्टार्ट होता है। मीरा भाईंदर में 2000 1500 से इनकम सर्टिफिकेट का कॉस्ट उनका स्टार्ट होता है। हाँ, मुमरा में इट्स 400-500 और यहाँ पर 1500-2000 तक जा रहा है। हाँ, अंधेरी वगैरह साइड में जोगेश्वरी में जाता है, फिर वो 4000 तक भी चला जाता है। बट इतना नहीं देना होता, आपको भी अवेयर रहना चाहिए कि 35 रुपीज में जहाँ तहसील ऑफिस में बन रहा है तो हम एक बार जाके वहां पर ही जाके बना ले। अगर कुछ बहुत ज्यादा डिफिकल्टी आ रही है तो फिर सेवा केंद्र वगैरह में जाओ। इसीलिए बोला जा रहा है कि अप्रैल में ही प्रोसेस स्टार्ट करो, सो दैट आपको अगर डिफिकल्टी भी आ रही है और अर्जेंट में भी कुछ चाहिए तो आप सेवा केंद्र पे विजिट कर सकते हो। लेकिन हाँ, बैकअप प्लान पहले खुद ही ट्राई करो, क्योंकि एक बार आप बना लेते हो तो आपको आइडिया आ जाता है कि कहाँ पर कैसे क्या जाना है। 3 ऑप्शन है, बेस्ट इज विजिटिंग गवर्नमेंट ऑफिसेस और वहां से जाके बनाओ। डिफिकल्टी आएगी, ऐसा नहीं है कि नहीं आएगी, वो लोग भी बोलेंगे ये डॉक्यूमेंट नहीं है, वो डॉक्यूमेंट नहीं है, बट केटर करना आना चाहिए आपको। आप ठीक है, नहीं है तो लेके आओ। हाँ,
और ये फियर निकाल दो कि मराठी आती है तो ही सुना जाएगा, ऐसा नहीं है। ऐसा होता है, बट आपका टोन इम्पोर्टेंट है, आप कैसे जाके बात कर रहे हो ये इम्पोर्टेंट है। अगर आपने अच्छे से भी जाके बात की है तो वो लोग सुनते हैं और रिस्पॉन्स भी अच्छा होता है। मुझे मराठी आती है लेकिन मैं यूजुअली जाती हूँ तो मैं हिंदी में ही बात करती हूँ। तो ये एक क्वेरी आई थी एक्चुअली गाइडेंस सेंटर पे कि हम जाते हैं तो हमें मराठी नहीं आती तो कोई सुनता नहीं है। तो उसके बाद मैं खुद विजिट की और मैंने ये देखा, तो ऐसा नहीं है, आपका टोन इम्पोर्टेंट है। अगर आप खुद गुस्से में जाके बात करो तो वो आपके लिए ऐसे नहीं बैठे हैं, आपको भी उनकी रिस्पेक्ट करना चाहिए, तो वो आपकी रिस्पेक्ट करेगी। और कुछ क्वेरी? लास्ट और ये थी कि जो अभी आपको लास्ट में दिया ना मुंडा का पूरा दिया, अगर फर्दर कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए तो वहाँ पे अप्रोच कर सकते हो आप, या फिर आप इंस्टाग्राम का हैंडल है वो उसके थ्रू, वहाँ पर हमारे एम्प्लॉय है। हम मैं वीक में एक बार ही जाती हूँ, सो और वो भी वीक का डे फिक्स नहीं होता है, मेरे अकॉर्डिंग जैसे मुझे अवेलेबिलिटी रहती है। बाकी आप इंस्टाग्राम पे टीम स्कॉलरशिप का जो हैंडल है उस पर कर सकते हो, तो वी विल रिप्लाई। ये फॉर्म का ना देखो, CSR वगैरह की अगर आप बात कर रहे हो तो ये डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी। अभी जैसे अगर आप, मैं कोटक की बात कर रही हूँ, तो वो अभी जैसे आपका फॉर्म रिजल्ट आ जाएगा 10th का, वैसे ही वो लॉन्च कर देगा स्कॉलरशिप। वैसे ही HDFC की बात कर रही हूँ तो HDFC थोड़ा टाइम लेके करेगा, लेकिन वो वेबसाइट पे आपको बड़ी फर्स्ट स्टडी या विद्यासारथी जो भी CSR वेबसाइट है उस पर चेक करना पड़ेगा कि कौन सी स्कॉलरशिप अभी आई है। दूसरा ये ऑप्शन है कि आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स को फॉलो करो, तो वहाँ पर रेगुलर अपडेट्स हम करते हैं, तो वहां से भी आपको पता चल सकता है। उसी के लिए भी अभी वो स्टार्ट नहीं हुई है, जैसे स्टार्ट होती है हमें पता चलता है, हम अपडेट कर देते हैं। अब उसकी वेबसाइट पे आप जाके देख सकते हो, मेडली फार्मा वाली वेबसाइट है, सीमा खत्री आप सर्च करोगे तो मिल जाएगी, तो आप उस पे जाके भी देख सकते हो। हाँ, पोस्ट करना होता है, पोस्ट करना होता है, मैनुअली कहीं नहीं जाना है, पोस्ट के थ्रू आपको सेंड करना है। इनकम सर्टिफिकेट रिन्यू करना रहेगा। डोमिसाइल लाइफ टाइम में एक ही बार बनता है। हाँ, डोमिसाइल एक ही बार बनाना होता है। इनकम सर्टिफिकेट आपको रिन्यू करना होता है। EWS आपको सिर्फ एडमिशन के टाइम पे लगेगा। हाँ, पूरा प्रोसेस, पूरा प्रोसेस, पूरा प्रोसेस। हाँ, सेम प्रोसेस। हाँ हाँ हाँ, सेम। जज़ाकल्लाह। बाकी क्वेश्चंस ऑफलाइन ले लेते हैं। और बहुत बहुत शुक्रिया मैम आपका आने का इतना दूर और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन लेने का। इंशाल्लाह हम लोग की कोशिश ये रहेगी कि हम लोग यहाँ पर ये एक सेंटर खोलें, बट अभी हम लोग एक फॉर्म रोल आउट करेंगे और ताकि देखेंगे यहाँ के कितने लोग, मतलब मलाड से लेके नायगांव तक जितने लोग कितने रजिस्टर हो सकते हैं, उसके बेसिस पे हम लोग देखेंगे कितना क्या फुटफॉल है और फिर इंशाल्लाह आपके कांटेक्ट में रहेंगे और हम लोग की एक टीम है उससे आपको मिला देते हैं। बट अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच आपका इतना दूर आने का, और थैंक यू नाजरीन, आप लोग ने हम लोग के साथ रहे और ये सेशन देखा। इंशाल्लाह आप लोग सब इससे इस्तिफादा हासिल करेंगे। थैंक यू सो मच फ्रॉम हुज फातिमा फाउंडेशन। थैंक यू।